कुशा। चलो सुशीला, अब तो तुमने भी गंगा नहा ली। अरे मैं तो कहती हूँ तुम 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर निकल जाओ और आराम से घूम कर आओ। हाँ ललिता, जाऊंगी, लेकिन अभी पहले नई बहू को घर में अच्छे से सेट तो हो जाने दो। अरे बहू को तुम क्या सेट करोगी? आजकल की लड़कियों की शादी ही इस उम्र में होती है कि वो खुद ही सब सीख कर आती है, बल्कि वो तुम्हारे घर को अच्छे से सेट कर देगी। हाँ वैसे ये बात तो तुम सही कहती हो ललिता। सारी चीज सीखने की उम्र तो हमारी होती थी जब 17-18 साल में हमारी शादी हो जाती थी। तब ना तो किसी चीज की समझ होती थी, ना ही तरीका आता था। जिस घर में जाते थे उसको समझने और अपनाने में ही सालों निकल जाते थे। अब आजकल एक अनुभवी उम्र में जब शादी होती है तो बहू आती ही घर को बहुत अच्छे से संभाल लेती है। वही तो देखो, अब अपनी बड़ी बहू पूनम को भी आए हुए इस घर में 10 साल होने को आए, और राखी बेटी की शादी को भी लगभग 5 साल हो चुके हैं। तो अब तुम नानी भी बन चुकी हो और दादी भी। मैं तो कहती हूँ अब ये सब छोड़कर तुम बस भगवान का भजन करो। हाँ ललिता, तुम बिल्कुल सही कहती हो। मैं निखिल के पापा से जल्दी ही बात करूंगी। मुझे तो वृंदावन जाने का बड़ा ही मन है। जब से प्रेमानंद जी महाराज का सत्संग सुनना शुरू किया है, मैं अपने आप को बड़ा ही हल्का महसूस करती हूँ। ऐसा लगता है ये दुनिया बस एक मोह माया है और हम सब इसके जाल में फंसे हुए हैं। और प्रभु कृपा से मैं अपनी गृहस्थी की जिम्मेदारियों से भी अब मुक्त हो चुकी हूँ। तो अब जल्दी ही वृंदावन प्रेमानंद जी महाराज के दर्शन करने जाऊंगी। तो ये बातचीत थी दिल्ली के रहने वाली सुशीला जी और उनकी पड़ोसन ललिता जी के बीच में। सुशीला जी बिल्कुल अपने नाम को सार्थक करती हुई एकदम सुशील और सौम्य स्वभाव की थी। उन्होंने अपने ससुराल को बड़े ही अच्छे से संभाला। घर में सबसे बड़े होने के बावजूद उन्होंने अपनी सारी ननदों को और देवर को बहुत प्यार दिया। सास ससुर के जल्दी गुजर जाने के बाद सबकी शादी की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया। सुशीला जी के खुद के भी 3 बच्चे हुए और कुछ दिन पहले वो सबसे छोटे बेटे निखिल की शादी से निवृत्त हो गई। बताओ छाया, हम कहाँ घूमने चले? निखिल जी, मैं तो सच बताऊं, पढ़ाई के कारण ना कुछ घूम ही नहीं पाई हूँ। मैंने तो बस घर से कॉलेज, कॉलेज से कोचिंग, कोचिंग से घर इतना ही रास्ता देखा है। आप तो मुझे जहाँ भी ले चलेंगी मेरे लिए वो नया ही होगा। हे भगवान, मैंने तो कभी सोमवार का व्रत भी नहीं किया जो मुझे तुम्हारी जैसी बीवी मिली। मैं तो आज के इस नीले ड्रम वाले माहौल में तुम्हारे जैसी बीवी पाकर धन्य हो गया। छाया निखिल के मुंह से ये बात सुनकर बड़े ही जोर से हंसती है और छाया को इतने प्यार से हंसते देख वो उसे गले लगा लेता है। आई लव यू सो मच छाया। आई लव यू सो मच निखिल जी। अच्छा चलो, मैं बाली का ट्रिप बनाता हूँ, हम लोग बाली घूम कर आते हैं। मैं कल ही घर में सबसे बात करता हूँ। अगले ही दिन निखिल घर में सबसे अपनी बाली ट्रिप के बारे में बात करता है। सब लोगों की सहमति से वो दोनों घूमने निकल जाते हैं और कुछ दिन बाली के सुंदर बीचेस का सुंदर नजारा आंखों में बसाकर घर वापस आते हैं। दोनों बड़े ही खुश थे और उनको खुश देखकर सुशीला और अशोक जी भी खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, क्योंकि कहते हैं ना, अपनी गृहस्थी से सही समय पर निपट जाना भी एक सबसे बड़ा सुख होता है। वही सुख अब अशोक जी और सुशीला जी भोग रहे थे। आज छाया सबके लिए बढ़िया बढ़िया खाना बनाती है और पूरे घर को सजाती है, क्योंकि आज उसकी ननद अपने बच्चों को लेकर पहली बार अपने मायके आ रही थी। देखो ना भाभी, सब ठीक लग रहा है ना? हाँ छाया, एकदम बढ़िया लग रहा है यार। तुम तो वाकई में बहुत होशियार हो छाया। मेरे दिमाग में ये सब क्यों नहीं आता? तभी निखिल भी वहाँ आता है। अरे वाह, ये तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। पूरा फूलों से बना है, बहुत बढ़िया लग रहा है। मुझे लगता है राखी दीदी के वेलकम की तैयारी हो रही है। हाँ, राखी दीदी के साथ साथ उनकी बेबी की फर्स्ट टाइम वेलकम की तैयारी है। लेकिन ये आइडिया किसका था? दिस इज आर्ट एंड दिस इज आर्टिस्ट। ये सुनकर तीनों जोर से हंस पड़ते हैं। वाकई में निखिल भैया, एकदम चुनकर हीरा लाए हो आप। हमारी छाया बहुत ही होशियार है। तभी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है और राखी अपने बच्चों को लेकर दरवाजे पर आती है। मम्मी जी, पापा जी, आप सभी लोग आ जाइए। छाया की वेलकम तैयारी देखकर सबका दिल खुश हो जाता है। कैसे उसने फूलों से पूरा घर सजाकर अपनी ननद के लिए बच्चे के फर्स्ट वेलकम की तैयारी की थी। वाह छाया, तुमने तो दिल खुश कर दिया। इट इज बियॉन्ड द इमेजिनेशन। चलो अब तो मैं सीधा खाना खाऊंगी, बड़ी जोरों की भूख लगी है। लाओ भाभी, क्या क्या बनाया आपने आज? आज तो सारी जिम्मेदारी छाया ने ले ली थी। क्या आज सब कुछ मैं ही बनाऊंगी? अरे नहीं नहीं, भाभी ने भी मेरी पूरी हेल्प की है। बिना उनके हेल्प के कैसे पॉसिबल था इतना सब बना पाना। दीदी, दही बड़े, कचौरी, पूरी, आलू की सब्जी, रायता, आम की चटनी, भरवा बैंगन और ये है शाही पुलाव। बाप रे बाप, आज तो तुमने पूरी टेबल भर दी अपनी ननद की खातिरदारी में। लेकिन ननद ननद रहती है, बचकर रहना जरा इनसे। चुप रहिए जी।
मेरे घर को किसी की भी नजर ना लगे। मेरी ईश्वर से बस सबसे बड़ी यही ख्वाहिश थी कि मेरे दोनों बेटे बहुएं और मेरी बेटी दामाद सब एक छत के नीचे बैठकर हंसते हुए खाना खाए। आज मेरा वो ख्वाब पूरा हुआ, बस अब और कुछ नहीं चाहिए मुझे। ये बात तो आपने मुंह की छीन ली सुशीला जी। हमारी बड़ी बहू हमारे लिए किसी लक्ष्मी से कम नहीं थी, तो छोटी भी अन्नपूर्णा बनकर हमारे घर आई। बस सब यूं ही चलता रहा। राखी के बच्चे के आने के बाद घर में रौनक इतनी बढ़ गई थी कि वो पूरा दिन कभी किसी की गोदी में तो कभी किसी की गोदी में रहता और फिर रात में रहता अपनी छोटी मामी यानी छाया के पास। अरे भाभी, ये 2 दिन से तो आपके पास ही सो रहा है, अब आप भी अपनी नींद पूरी कर लो। अरे नहीं दीदी, नींद पूरी करने के दिन आपके हैं, फिर तो ससुराल जाकर दोनों बच्चों को एक साथ संभालना है। और हाँ, आप अभी जब तक यहाँ हो ना, पीहू को पूरा टाइम दो, जिससे उसे ऐसा न लगे कि उसका भाई आ जाने के बाद मम्मा ने उसे प्यार करना बंद कर दिया है। ये तो आपने बिल्कुल सही कहा भाभी। युग के आने के बाद से पीहू को हरदम बस यही लगता है, माँ अब उसे प्यार ही नहीं करती। तभी तो मैंने कहा, बाकी अब युग भाई साहब रहेंगे अपने मामा और मामी के पास। आप इतनी छोटी सी उम्र में कितनी समझदार हो। ना तो अभी आपके बच्चे हैं, ना ही कोई एक्सपीरियंस, फिर भी इतनी समझदारी वाली बातें मेरा दिल जीत लेती है। थैंक यू सो मच दीदी। अब आप पीहू के पास जाकर सो जाओ, मैं इसे अपने पास सुला लेती हूँ। अब घर में युग के आने के बाद छाया पूरा दिन अपने से चिपका कर रखती युग को। उसे खिलाने पिलाने सुलाने हर एक बात की जिम्मेदारी अब छाया की थी। घर में सब साथ में बैठे हुए हैं और संडे एंजॉय कर रहे हैं। मैं क्या कहता हूँ सुशीला जी, अब पहली बार हमारा नाती घर आया है तो हम कोई कीर्तन करा लेते हैं। इसी बहाने भगवान के गीत भी हो जाएंगे और अच्छा भी लगेगा। हाँ, ऐसी भी क्या बात है, अगले संडे को करा लेते हैं। क्या कहती हो बहू? हाँ मम्मी जी, जैसी आपकी इच्छा। हम दोनों तो पूरी मुस्तैदी से तैयार हैं। क्यों छाया? हाँ भाभी, बिल्कुल। अगले रविवार को पूरा घर औरतों से खचाखच भरा था और हर किसी की निगाहें अब छाया की गोद में लेटे युग पर थी। अरे अब कब तक मामी ही बनी रहोगी? अब तो मम्मी बन जाओ छाया बहू। हाँ, अब तो पूरे 8 महीने हो चले शादी को, अब तो खुशखबरी सुनाई दो। अरे सुना देंगे आंटी जी, अभी उम्र क्या है छाया भाभी की, वो तो बस शादी जल्दी हो गई, वरना वो अभी बस 24 की है। अरे 24 साल में तो हमारे 4 बच्चे हो गए थे, तुम इसे छोटी उम्र कहती हो? लेकिन कोई बात नहीं, आज तो वो ट्रेंड चल पड़ा है ना, क्या कहते हैं उसे, फैमिली प्लानिंग। सही कहा, बस वही तो, पहले सो फिर रो। अरे आंटी, आप ऐसी नेगेटिव बातें क्यों कर रही हैं? शुभ शुभ बोलो, सब अच्छा ही होगा, और उनको जब बच्चा करना होगा तभी करेंगे। सही बात है, अभी नहीं 10 साल बाद ही करना। ये कहकर कमला और रमा जोर जोर से हंसने लगते हैं। छाया की आंखों से आंसू लुढ़क जाते हैं। अरे क्यों चू चपड़ में लगी हो, कीर्तन करने आई हो ना, वो करो। अब तो कर रहे हैं। कीर्तन में कई कई औरतों की बातें छाया के मन में घर कर जाती है और अब यही विचार उसके दिमाग में दिन रात चलने लगता है, जिसे निखिल भांप लेता है। फिर एक दिन, क्या हुआ छाया? अब तुम कुछ उखड़ी उखड़ी सी रहती हो, ना तुम हंसती हो, ना बोलती हो, ना मुस्कुराती हो, आखिर बात क्या है? नहीं निखिल जी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। छाया, मेरी आंखों में आंखें डालकर बोलो, क्या बात है? मैं पति हूँ तुम्हारा, क्या इतने समय में मैं इतना भी नहीं पहचान पाया तुम्हें? इतना सुनते ही छाया फूट फूट कर रोने लगती है। निखिल उसे गले लगा लेता है। अरे क्या हुआ छाया? घर में किसी ने तुमसे कुछ कहा क्या? बताओ मुझे, कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं उसे दूर करने की ट्राई करूंगा। क्या बात हुई आखिर? कुछ नहीं निखिल जी, मम्मी ने तो कुछ कहा नहीं। तो फिर भाभी ने? नहीं, उन्होंने भी नहीं। तो फिर दीदी ने कुछ कहा होगा पक्का? नहीं, मेरी ननद बहुत अच्छी है। तो फिर आखिर बात क्या होगी छाया? छाया निखिल को कीर्तन में हुई पूरी बात बताती है। निखिल जोर से हंसने लगता है। अरे पागल औरत है वो, इन्हें कुछ न कुछ बात करने के लिए टॉपिक चाहिए होता है। तुम इनको आज तक इतना सा नहीं समझ पाई। उनकी बातों पर ध्यान मत दो, हमें जब बच्चा करना होगा हम तब कर लेंगे। लेकिन मैं बच्चा चाहती हूँ निखिल जी। छाया, अभी तो हमारी शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है, अभी कुछ समय बाद प्लान करेंगे ना। नहीं, पता नहीं क्यों मेरे मन में डर सा बैठ गया है। अरे हमारी ऐसी कोई एज नहीं है, ये प्रॉब्लम तो उन लोगों को आती है जिनको कोई फिजिकली इश्यू होता है, परेशानी होती है, जिनकी एज ज्यादा होती है। अभी तुम सिर्फ 25 की हो, मैं सिर्फ 28 का। ये तो स्टैंडर्ड एज है बेबी प्लान की, तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लो। लेकिन फिर भी तुम अगर कहती हो तो मैं तुम्हारी बात का पूरा मान रखूंगा और कुछ समय में हम बेबी प्लान करेंगे।
छाया खुशी के मारे उछल पड़ती है और निखिल का माथा चूम लेती है। बीच में कभी कोई तो कभी कोई उन दोनों को बेबी प्लान के लिए टोक ही देते थे। कुछ समय बाद निखिल और छाया बेबी प्लान करते हैं। कई बार ट्राई करने के बाद भी जब छाया को बेबी कंसीव नहीं होता तो वो बहुत टेंशन में रहने लगती है। फिर एक दिन, भाभी मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोलो ना, क्या हुआ छाया? छाया अपने मन की पूरी बात अपनी जेठानी पूनम को बताती है। कोई बात नहीं छाया, तुम बिल्कुल परेशान ना हो। कई बार होता है हमारी बॉडी में कई न्यूट्रिशन की कमी के चलते भी ना हम बेबी कंसीव नहीं कर पाते, प्रॉब्लम आती है। तुम ना एक अच्छी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाओ, मैं ही तुम्हें ले चलूंगी, वहाँ जरूर तुम्हें इस चीज का सोल्यूशन मिल जाएगा। अगले ही दिन दोनों देवरानी जेठानी अपनी सास सुशीला जी को इस बारे में बताकर शहर की एक बड़ी सी गायनेकोलॉजिस्ट के पास पहुँचते हैं। छाया, मैंने इसमें आपके लिए सारे टेस्ट लिख दिए हैं और अगली बार आप जब भी आना तो अपने हस्बैंड के साथ आना, जिससे हम दोनों के प्रॉपर टेस्ट करवा सके। इसमें मैंने आयरन और विटामिन की गोलियां ऐड कर दी है जो तुम आज से ही लेना शुरू कर दो। ओके मैम। इतना कहकर छाया और पूनम डॉक्टर के क्लिनिक से निकल कर आते हैं। अब तुम हल्का फुल्का रही हो ना छाया? हाँ भाभी, बस अब टेस्ट के रिपोर्ट्स ओके आ जाए तो मुझे और अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच भाभी। अरे पगली, अब रुलाएगी क्या? हाँ, मुस्कुरा दे चल। अगली बार निखिल और छाया दोनों एक साथ डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचते हैं। छाया की रिपोर्ट्स देखकर डॉक्टर उनमें कुछ प्रॉब्लम बताती है। छाया, आपकी रिपोर्ट्स वैसे तो ठीक है, लेकिन कुछ रिपोर्ट में प्रॉब्लम है जिनके लिए मैं आपको दवाई दे रही हूँ। और निखिल की रिपोर्ट्स का भी मुझे इंतजार रहेगा। आई होप सो आप लोगों को जल्दी ही बेबी कंसीव हो जाए। डॉक्टर, छाया की रिपोर्ट में कोई बड़ी परेशानी तो नहीं है? निखिल, आज के समय में कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। अगर कोई परेशानी होगी भी तो उसे दूर किया जाएगा। आप लोग अगर बेबी प्लान कर रहे हो तो ऐसे समय में स्ट्रेस बिल्कुल मत लो, नहीं तो बेबी कंसीव करने में और ज्यादा परेशानी हो सकती है। ओके डॉक्टर, थैंक यू सो मच, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। अगली बार फिर से जब निखिल और छाया डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें सारी बात बताती है। मैंने आपकी रिपोर्ट चेक की है, आपकी दोनों की रिपोर्ट में ना कुछ गड़बड़ियां हैं, जिसके लिए हम कुछ समय वेट करते हैं। अगर हमें उसमें इम्प्रूव होते हुए नहीं दिखता तो फिर हम आईवीएफ के ऑप्शन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ये सुनकर निखिल और छाया एकदम सन रह जाते हैं, जैसे कि उनके पैरों तले किसी ने जमीन खींच ली हो। आईवीएफ? ये आप क्या कह रही हैं डॉक्टर? अभी तो हमारी कोई एज भी नहीं है, हम आईवीएफ क्यों करेंगे? निखिल, मैंने आपको इंसिस्ट नहीं किया है, मैंने सिर्फ आपको एक ऑप्शन दिया है। अगर आपको नॉर्मल बेबी नहीं होता है तो हम आईवीएफ के ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। नहीं डॉक्टर, मुझे पूरा भरोसा है, मुझे नॉर्मल बेबी ही होगा। थैंक यू सो मच फॉर दिस पॉजिटिविटी छाया। आई बिलीव यू विल बिकम मदर वेरी सून। दोनों घर आते हैं। छाया, आज डॉक्टर तुम लोगों को रिपोर्ट्स देकर कुछ बताने वाले थे ना? छाया पहले तो डर जाती है, लेकिन फिर उसे निखिल की कही कही बातें याद आती है। हाँ भाभी, लेकिन अभी डॉक्टर ने हमें बेबी प्लान करने से मना किया है और फिर अभी हम लोग भी थोड़ा टाइम एक दूसरे को देना चाहते हैं। हाँ बहू, वही करो जो तुमको ठीक लगे। अब निखिल और छाया बेहद उदास रहने लगे थे। वो डॉक्टर के पास भी घर पर किसी को बताकर नहीं जाते थे, दोनों किसी बहाने से ही डॉक्टर के पास जाते थे। भाभी, आज मुझे बाजार में कुछ काम से जाना है तो मुझे आने में थोड़ी देर हो जाएगी। पापा, आज शाम को आप ही दुकान संभालना क्योंकि मुझे अपने दोस्त के पास जाना है। इसी तरीके से छाया और निखिल बारी बारी से झूठ बोलकर घर से जाते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर घर में किसी को ये बात पता चल गई कि उनको नॉर्मल बेबी नहीं हो पा रहा तो पता नहीं वो किस तरीके से रिएक्ट करेंगे। कहीं वो इस दुख को झेल ना पाए तो क्या होगा? छाया, हम कब तक इस तरीके से घर पर झूठ बोलकर आते रहेंगे? मैं खुद नहीं जानती निखिल जी, आखिर भगवान ने हमें इतना बड़ा दुख क्यों दिया? हमने तो कभी किसी के साथ कोई गलत काम नहीं किया। एक दिन निखिल अपनी शॉप पर बैठा हुआ था, तभी उसका दोस्त रोहन उसके पास आता है। अरे निखिल, तुम कहाँ हो भाई? मैं पिछले 8 दिनों से तुम्हें फोन कर रहा हूँ, ना तुम फोन उठा रहे हो ना कॉल बैक कर रहे हो। अरे भाई, मुझसे कोई बड़ी गलती हो गई तो बता दो मुझे। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है रोहन। भाई, कोई तो बात है निखिल जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। लगता है मेरा यार बाप बनने वाला, यही छुपा रहे हो ना? इतना सुनते ही निखिल की आंखों से 2 आंसू छलक पड़ते हैं। अरे क्या हुआ निखिल? अब मैं भी रो पड़ूंगा, मुझे जल्दी बताओ यार, क्या हुआ? लेकिन निखिल बात छिपा लेता है। निखिल और छाया दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। निखिल और छाया, मैं तुम दोनों की केस पर काफी रिसर्च कर रही थी और मेरा आखिरी डिसीजन यही है कि यही सही समय है आपके पास। अगर आप आईवीएफ प्लान करते हैं तो आप अपनी फैमिली के साथ बैठकर एक बार डिसीजन लेकर मुझे कंफर्म बता दीजिए। निखिल और छाया अपने चेहरे लटकाए हुए घर आते हैं।
दोनों कमरा लॉक करके अंदर बैठ जाते हैं। पूनम, ये छाया को हुआ क्या है? पिछले 3-4 महीनों से नोटिस कर रही हूँ, ना ये किसी से ठीक से बात करती है, ना ठीक से खाती पीती है। हमारी चहकने वाली छाया को आखिर हो क्या गया है? आपने ठीक कहा मम्मी जी, मैंने भी छाया से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वो किसी भी बात का ठीक से जवाब ही नहीं देती। मैंने तो कई बार उससे फिर से डॉक्टर के पास चलने को भी कहा, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया कि अभी वो लोग बेबी प्लान नहीं कर रहे हैं। एक दिन जैसे ही छाया और निखिल अपने घर से डॉक्टर के यहाँ निकलते हैं, वैसे ही सुशीला जी और पूनम भी अपनी गाड़ी लेकर उनके पीछे चल पड़ते हैं। छाया और निखिल हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं। वो दोनों जैसे अंदर एंटर करते हैं, सुशीला जी और पूनम कैबिन के बाहर उन दोनों के निकलने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद छाया और निखिल रोते हुए बाहर आते हैं, लेकिन माँ और भाभी को देखकर एकदम सन्न रह जाते हैं। माँ, भाभी, आप यहाँ कैसे? पहले मुझे ये बता बेटा कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो? हाँ भैया, बताइए तो सही। मैं छाया से कई बार पूछ चुकी हूँ, उसने मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा। आप लोग घर चलो, मैं वही पूरी बात सबके सामने बताना चाहता हूँ। निखिल और छाया सब घर वालों के सामने डॉक्टर की कही बात को दोहराते हैं। मम्मी जी, डॉक्टर ने कहा कि हमें आईवीएफ के लिए ट्राई करना चाहिए, क्योंकि उनको हमारे नॉर्मल बेबी कंसीविंग के चांसेस नहीं लगते। लेकिन हमने सोच लिया, हमको आईवीएफ नहीं करवाना। लेकिन क्यों बेटा, ऐसा क्यों भला? आईवीएफ करवाने में परेशानी क्या है? सब लोग क्या कहेंगे? सब लोग क्या कहेंगे ये ज्यादा जरूरी है, या फिर हमारे लिए तुम्हारा बच्चा जरूरी है? लोग तो अभी भी कुछ न कुछ कह ही रहे हैं ना। ये सुनकर छाया खुशी के मारे सुशीला जी के गले लग जाती है। थैंक यू सो मच मम्मी जी, आप सच में कितनी अच्छी हो। आपने कैसे इतनी बड़ी परेशानी को कुछ ही सेकंड में दूर कर दिया। और कुछ ही समय